हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है टेस्टिकुलर श्रिंकेज, यानी कि टेस्टिस का साइज़ कम हो जाना, जिसे टेस्टिकुलर एट्रोफी भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। ये एक साइड हो सकता है या दोनों साइड की गोलियों में भी हो सकता है। दोनों साइड की अंडकोश या टेस्टिस की गोलियाँ श्रिंक हो सकती हैं। क्या कारण है इनके, डायग्नोसिस कैसे करें, कौन से स्पेशलिस्ट से मिले, क्या टेस्ट कराई जाएगी, एंड फाइनली ट्रीटमेंट क्या है। पहली चीज़ कि टेस्टिस की श्रिंकेज ये सब्जेक्टिव फीलिंग भी हो सकती है। सोनोग्राफी कराते हो पता चलता है कि बिल्कुल कोई श्रिंकेज नहीं है, पर पुरुष को लग रहा है कि मेरी टेस्टिस श्रिंक हो रही है। कई कारण होता है, गर्मी की वजह से डाल्टोस मसल रिलैक्स कर रहे हैं या ठंडी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिवली लग रहा है कि शायद श्रिंकेज है। कभी कभी अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है या पार्शियली डिसेंडेड टेस्टिस होती है, पूरी तरह नीचे नहीं उतरी है, तब ये डाउट आता है। कुछ एसिमेट्री नेचुरल होती है, एक साइड का टेस्टिस स्मॉल होना नेचुरल होता है। यूट्यूब पे डॉक्टर गौरव या अलग अलग यूरोलॉजिस्ट का वीडियो देखने के बाद डाउट आना शुरू हो जाता है, क्या मेरे टेस्टिस श्रंक है, क्या मुझे वेरिकोसील है, एंड सो ऑन। सो पॉइंट है कि अगर आपको ऐसा डाउट आता है टेस्टिकुलर श्रिंकेज है, कंक्लूजन पे आने के पहले कि मेरी टेस्टिस श्रिंक हो चुकी है, पहले एक डॉक्टर को दिखा लीजिए, सोनोग्राफी करा लीजिए। अगर वो बोलते हैं हाँ श्रिंक है, तब ये वीडियो आपके लिए मायने रखता है, नहीं तो हो सकता है कि सिर्फ वो सब्जेक्टिव फीलिंग है, कोई श्रिंकेज नहीं है। नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ एक्चुअल टेस्टिकुलर श्रिंकेज, अगर टेस्टिस का साइज सच में कम हो गया है तो उसके कारण क्या क्या है। दोस्तों, पहला कॉमन कारण है ऑर्काइटिस या इन्फ्लेमेशन। जब टेस्टिस का इन्फेक्शन हो जाए लो इम्यूनिटी की वजह से या जिस वजह से भी, तो अगर उसे सही समय पे ट्रीट ना किया जाए तो क्रॉनिक ऑर्काइटिस के वजह से टेस्टिस के सेल्स डिस्ट्रॉय होकर ओवरऑल टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर फीवर है, टेस्टिस में सूजन है, लालपन है स्क्रोटम में, तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट से मिलके एंटीबायोटिक्स लेके ट्रीट कराना है। ये मौका नहीं देना है कि वो क्रॉनिक बने और फिर ओवरऑल श्रिंकेज तक जाए। अगर किसी को कभी कैंसर था, पेल्विक कैंसर, ओल्ड एज में या मिडिल एज में, और उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन लिया है, तो ये कीमोथेरेपी या रेडिएशन के वजह से जो टेस्टिस को भी एक्सपोज कर रहे हैं, डेफिनेटली टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो सकता है। ये भी एक ठीक ठाक कारण है, बहुत कॉमन नहीं, बट ये समटाइम्स ये बनता है कारण। थर्ड इज़ ट्रॉमा और इंजरी। जी हाँ, अगर टेस्टिस पे चोट लग जाए ज़ोर से, इंट्रा टेस्टिकुलर हिमाटोमा बने या टेस्टिस के अराउंड हिमाटोमा बने जो टेस्टिस पे बहुत प्रेशर कर रहा है, ब्लड सप्लाई कट ऑफ कर रहा है, टेस्टिकुलर फ्रैक्चर या लैसरेशन है, ये सारे कारण हो सकते हैं टेस्टिकुलर श्रिंकेज के। तो चोट लगे और अगर दर्द है तो डॉक्टर से मिलिए, मतलब उसे इग्नोर मत कीजिए कि घर पे ही टॉलरेट करेंगे, धीरे धीरे जाएगा। एक डॉक्टर से ओपीडी में मिलने में कोई हर्ज नहीं है। एंड लास्टली, दो कॉमन कॉजेज़ है श्रिंकेज के। पहला है टॉर्शन, अगर टेस्टिस किसी वजह से ट्विस्ट हो गई है अपने एक्सिस पे, उसका ब्लड सप्लाई ट्विस्ट होने की वजह से कट ऑफ हो गया है, तो अगर कुछ ही घंटों में उसे अनट्विस्ट ना किया जाए, ठीक से ना खोला जाए, तो हो सकता है ब्लड सप्लाई इतना कम हो जाए कि टेस्टिस के सेल्स डेड होने लगे और लॉन्ग टर्म में वो श्रिंक हो जाए। अगर कुछ घंटों की देरी भी की है ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन तो हो चुका है लेकिन कुछ सेल्स डेड हो चुके, डैमेज हो चुके, तो हो सकता है श्रिंक होना शुरू हो जाए। एंड लास्टली, वन ऑफ अ वेरी कॉमन कॉजेज़, एक बहुत ही कॉमन कारण है वेरिकोसील। जी हाँ दोस्तों, वेरिकोसील हम सब जानते हैं। अगेन बहुत सारे वीडियोस बनाए वेरिकोसील क्या है, आप आई बटन में जाकर लिंक देख सकते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, सीक्वेले क्या होते हैं। लेकिन वेरिकोसील में जब वेन्स के वाल्व डैमेज हो जाते हैं, वो खून की नसें जो टेस्टिस से खून नॉर्मली हार्ट तक लेके जाती हैं, तब ये दूषित खून जो फिल्टर होने जा रहा था हार्ट और लंग्स में, वो उल्टा टेस्टिस में ही पहुंच जाता है और उसके फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स टेस्टिस के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लॉन्ग टर्म अगर लाइफस्टाइल चेंजेस द्वारा या ऑपरेशन द्वारा, एम्बोलाइजेशन द्वारा इसका इलाज ना किया जाए तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो सकता है, और ये ग्रेड 5 वेरिकोसील कहलाता है। क्या है सोनोग्राफिक ग्रेडिंग 1 to 5, इसके लिए हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। सर्टेशी ग्रेडिंग, अगेन आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक करके डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। पॉइंट है कि ग्रेड 5 वेरिकोसील एक अच्छा साइन नहीं है, चाहे वो एक साइड हो और स्पेसिफिकली दोनों साइड हो तो और ज़्यादा, बिकॉज इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला, देखिए सिंपल सी बात है, टेस्टिस के दो काम है। पहला, सीमेन एनालिसिस के लिए स्पर्म बनाना, मतलब सीमेन में स्पर्म बनाना, धातु में स्पर्म बनाना। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। अगर टेस्टिस श्रिंक हो रही है किसी भी कारण से, स्पेसिफिकली वेरिकोसील से भी, ये दोनों कम होना शुरू हो जाएंगे। हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं कैसे टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बोन हेल्थ, ओवरऑल सेक्स ड्राइव, मेंटल फटीग, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए।
तो वो सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेथार्जी या थकान से लेके मसल फटीग, अर्ली फटीगेबिलिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरऑल मूड स्विंग्स, मूड बहुत ही डल रहना, कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर और बोन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट, बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम्स है इसके, दूसरे हार्मोन्स पे भी इम्पैक्ट। सो वो एक बुरी चीज़ है। सेकंड, अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए तो अगेन फिर इनफर्टिलिटी जैसी इश्यूज हो सकते हैं। स्पर्म काउंट अजूस्पर्मिया तक जा सकता है, यानी कि स्पेशली श्रिंकेज में जब टेस्टिकुलर एट्रोफी हो रहा है पूरी तरह स्पर्म काउंट जीरो हो सकता है, या मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है, ताकि स्पर्म्स अगर कुछ है भी तो वो कोई काम के नहीं है। सो पॉइंट है, टेस्टिकुलर श्रिंकेज अगर है तो पहली बात, श्रिंकेज के स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए। जो ऊपर दी गई 6 बीमारियों की बात की उसमें से कुछ भी है तो अपने यूरोलॉजिस्ट या वेरिकोसील में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले, ताकि वो सही समय पे ट्रीटमेंट करे और हो ही ना श्रिंकेज। पर अगर हो गया है तो क्या करना है? अब मान लीजिए आपने नहीं नोटिस किया, नहीं पता चला, पेन नहीं हुआ, और एक दिन आपने नोटिस किया कि टेस्टिस श्रिंक लग रही है आपको और ड्रास्टिकली लग रही है। सो सबसे पहले आप फैमिली से बात करें और एक ओपीडी में जाके एक यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो आपकी एक बेसिक सोनोग्राफी या स्क्रॉटल डॉपलर कराएंगे, यानी कि कलर सोनोग्राफी, जिससे आइडिया आएगा कि कारण, पहली बात, क्या सच में श्रिंकेज है या सिर्फ वहम लग रहा है। सेकंड, अगर श्रिंकेज है तो उसका कारण क्या है, क्या वो पॉसिबली क्रॉनिक ऑर्काइटिस था या वेरिकोसील है ग्रेड 5, ये सब एक फेयर बिट ऑफ आइडिया आएगा। कुछ केसेस में कारण नहीं पता चलता है क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे स्टेज पे पहुँचे हो जहाँ श्रिंकेज है, पर अब ऑर्काइटिस या जो भी कंडीशन थी, टॉर्शन, वो हील हो चुका है। बट एटलीस्ट आपको ये बता दिया जाएगा कि हाँ श्रिंकेज है और इसका प्रोग्नोसिस या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या हो सकती है। डायग्नोसिस के बाद लेट्स से द मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल स्क्रॉटल इशू इन मेल्स आ जाता है, जो पेन और प्राइमरी इनफर्टिलिटी का एक बहुत कॉमन इशू है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का भी, वेरिकोसील। थोड़ा सा उस पर स्पेसिफिक बातें करते हैं। क्या वेरिकोसील अगर ग्रेड 5 हो जाए, टेस्टिस श्रिंक हो जाए, क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है? क्या ट्रीटमेंट के बाद वो दोबारा बेटर होना शुरू हो जाएगा, दोबारा टेस्टिस का साइज़ बढ़ जाएगा? तो बहुत स्टडीज़ है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स है। स्टडीज़ ये बताती है कि 50% केसेस में थोड़ा बेटरमेंट होगा, स्पेसिफिकली अगर एज यंग है, बच्चा एडोलेसेंट है यानी कि 13 से 15 साल, और जल्दी ट्रीटमेंट करा लिया जाए जैसे ही श्रिंकेज शुरू हुआ है तब। अगर बहुत लेट है, ऑलरेडी आप 33 साल की उम्र में जा रहे हो डॉक्टर के पास, काफ़ी सालों से श्रिंकेज, आप 15 साल हो गए श्रिंकेज इग्नोर कर रहे हो, टेस्टिस 1 या 2 ml जितनी बन चुकी है, तो प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, हार्डली कोई चांस है कि टेस्टिस दोबारा बढ़ेगी। अगर जिन केसेस में श्रिंकेज है हम वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं एम्बोलाइजेशन से एज एन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, या सर्जन सर्जरी करते हैं यूरोलॉजिस्ट, तो टेस्टिस का साइज़ कभी कभी बढ़ता भी है पर बहुत धीमे, कुछ मिलीमीटर ग्रोथ होती है हर 3 महीने में। सो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे आपको डाउट आए कि टेस्टिकुलर श्रिंकेज है, तुरंत एक नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या सर्जन से मिले। और फाइनली वीडियो कंक्लूजन पे लाने के लिए, अगर वेरिकोसील है अर्ली ग्रेड, श्रिंकेज तक नहीं पहुंचा है, लाइफस्टाइल के बावजूद प्रोग्रेस हो रहा है, या पेन है, इनफर्टिलिटी है, सीमेन पैरामीटर्स अच्छे नहीं है, या टेस्टोस्टेरोन लो है, तो हिचकिचाइए मत ट्रीटमेंट से। आज हम एम्बोलाइजेशन से पूरी तरह टेस्टिस में जो रिवर्सल ऑफ फ्लो है उसको रोक सकते हैं, जिससे टेस्टिस पे डैमेज बंद हो जाए, टेस्टिस के सेल्स रिकवर होना शुरू हो जाए इस फ्री रेडिकल अटैक से, और धीरे धीरे स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाए, टेस्टिस का साइज़ रिकवर करना शुरू कर दे, नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाए। सो ये एम्बोलाइजेशन कैसे करते हैं इसके लिए हम लाइव डेमो डाल चुके हैं, वो आप डिटेल में जाके एंड स्क्रीन पे देख सकते हो, ताकि आपको कोई संकोच ना रहे। फिलहाल हम कॉइल्स कम यूज़ करते हैं, ग्लू ज़्यादा, उस पर भी बहुत जल्द लाइव डेमो लाएंगे जो यहाँ पे दूसरे एंड स्क्रीन पे डाल देंगे। सो चैनल से जुड़े रहे, अपने मेल दोस्तों से, यंग दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को वेरिकोसील या स्क्रॉटल इश्यूज़ होते हैं, पता नहीं चलता किससे गाइडेंस लेना है, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अगेन उस पर एक तीसरा वीडियो बना चुके हैं, वो भी देखिए, लेकिन ओवरऑल वीडियो शेयर ज़रूर करें। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।